हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, दिस इज पार्ट 3 ऑफ आवर एम सीआरई सीरीज, जहाँ पे हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है ये थर्ड पार्ट है हमारी एम सीआरई सीरीज का, और हम टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2025 वाला आपका एम सीआरई का एग्जाम। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो. So the first question here on your screen is the shape of the curve in strength duration curve indicates, यानी कि जब हम SD कर्व के बारे में बात करते हैं तो जो उस ग्राफ का कर्व होता है, शेप होती है, यानी कि ये ग्राफ है और या तो ऐसे शेप आती है या ऐसे शेप जाती है, तो ये जो शेप आती है ग्राफ की, ये क्या इंडिकेट करती है? साइट ऑफ लेजन, ऑनसेट, प्रपोर्शन ऑफ डीनर्वेशन एंड दी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रपोर्शन ऑफ डीनर्वेशन। तो जब भी आप एसडी कर्व पढ़ते हो तो जो कर्व की शेप होती है, यहाँ पे जो कर्व की शेप आएगी, दिस विल टेल यू अबाउट दी डीनर्वेशन की जो आपकी मसल है वो इनर्वेटेड है, पार्शली इनर्वेटेड है या पार्शली डीनर्वेटेड है, या फिर वो डीनर्वेटेड है। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों बातें हमें पता चलती हैं कर्व की शेप देख के, राइट? Next is the smallest current that produces a muscle contraction when stimulus is of infinite duration is. अब ये क्वेश्चन भी कहाँ से रिलेटेड है? आपका SD कर्व से रिलेटेड है। A क्रोनैक्सी, B रियोबेस, C माइक्रो करंट एंड D पल्स ड्यूरेशन। तो अगर SD कर्व की बात हो रही है तो यहाँ पे क्रोनैक्सी और रियोबेस, यही दो मेन में से आंसर होगा हमारा। अब यहाँ पे देखो क्या वर्ड यूज किया गया है? करंट। तो जब भी करंट वर्ड आपको यूज हुआ दिखे इन कंटेक्स्ट टू SD कर्व तो हमेशा आंसर विल बी रियोबेस। ठीक है, क्वेश्चन को वैसे पूरा पढ़ भी लेना, बट रियो का मतलब होता है करंट। तो जहां पे भी आपको रियो वर्ड दिख रहा है एसडी कर्व में या फिर करंट वर्ड दिख रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा रियोबेस। ठीक है, सो आंसर इज बी। क्रोनैक्सी वैसे जो होता है, क्रोनैक्सी इंडिकेट्स दी टाइम। तो अगर एसडी कर्व के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा क्रोनैक्सी। एंड अगर करंट से रिलेटेड पूछा जाए तो आपका आंसर होगा रियोबेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रियोबेस। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ क्रोनैक्सी इन डीनर्वेशन इज। तो अगर आपने एसडी कर्व अच्छे से पढ़ा होगा या फिर जब मैंने भी आपको पढ़ाया था एसडी कर्व तो मैंने आपको बताया था कि जो क्रोनैक्सी की वैल्यू होती है इट चेंजेस फ्रॉम डीनर्वेटेड, इनर्वेटेड एंड पार्शियली इनर्वेटेड मसल। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो वैल्यू है क्रोनैक्सी की वो कितनी होती है डीनर्वेटेड मसल के लिए? मोर देन 10, 1 और लेस देन 10 या नन ऑफ दी अबव। अब देखो अगर मसल आपकी डीनर्वेटेड है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम लेगी, तो यहाँ पे जो क्रोनैक्सी की वैल्यू है इट विल बी मोर देन 10, राइट? तो अगर बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे और बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होगा ना एसडी कर्व के बारे में तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली सही करके आने वाले हो। ठीक है, Which of the following statement is false among these four? Motor conduction velocity of nerve decreases with cooling. This is true. Cooling reduces metabolic rate of tissue. This is also true because blood supply is decreased. Motor skills are enhanced as a result of cooling. No. And cooling diminishes muscle strength. This is also true. So यहाँ पे जब करेक्ट आंसर हो जाएगा that will be option number C, that is कि जो motor skills हैं these are not enhanced directly by the effect of cooling. So the correct answer is option number C. Next is Russian current is low frequency current, high frequency current, medium frequency current या none of the above। तो जो आपके रशियन करंट्स होते हैं these are medium frequency currents। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो करंट्स को हम बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी क्लासिफाई करते हैं करंट्स को इनटू लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसी के बेसिस पे ही जो आपकी डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं उनको भी हम क्लासिफाई करते हैं, राइट? तो अगर आपको बेसिक्स पता है इलेक्ट्रोथेरेपी के, जो कि मैंने आपको पढ़ाए भी हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली करके आ जाओ कि वहाँ पे मैंने आपको इन डिटेल ये सारी बातें एक करके बताई थी, है ना? नेक्स्ट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ मोटर एनसीवी। एनसीवी इज नर्व कंडक्शन वेलोसिटी इन अपर लिम्ब इज। अब एनसीवी देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एनसीवी सिर्फ मोटर नर्व्स का नहीं होता बल्कि सेंसरी नर्व्स का भी होता है, और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि मोटर एनसीवी अपर लिम्ब में कितना होता है? 45 to 70, 70 to 80 या नन ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 45 to 70। ठीक है, तो इसका आंसर मोटर एनसीवी ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, लोअर लिम्ब की वैल्यू सिमिलरली डिफरेंट, एंड लोअर लिम्ब की वैल्यू आपकी डिफर करेगी फ्रॉम अपर लिम्ब।
Next is, which among the following is a superficial heating modality? Infrared, SWD, MWD and US. तो ये तो देखते ही पता चल रहा है आपको कि SWD, MWD एंड अल्ट्रासाउंड, दीज 3 आर डीप हीटिंग मोडालिटीज, ठीक है। और जो आपकी सिर्फ इंफ्रारेड है, दिस इज अ सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंफ्रारेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना भी रखा है, मेरे चैनल पे है। इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। इन सब का जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ये वीडियो जो है पूरी चेकआउट कर सकते हो जाके, इन case if you want to study infrared. So whenever deeply placed structures are to be treated with the capacitor field method, अब capacitor field method यहाँ पे नाम आ गया है, मतलब किसकी बात हो रही है? शॉर्ट वेव डायथर्मी की। Which of the following techniques would be used? कोप्लेनर, क्रॉसफायर, कॉन्ट्राप्लेनर एंड द केबल मेथड। तो हमें पता है कि जो आपका SWD होता है वो 2 मेथड से ऑपरेट करता है। एक तो होता है आपका कैपेसिटर वाला, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा ही गया है, ठीक है। एंड दूसरा होता है आपका इंडक्टोथर्मी वाला, इंडक्टोथर्मी वाला मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये केबल वाला मेथड आपको दे रखा है, ये कब यूज़ होता है? जब आप इंडक्टोथर्मी वाले मेथड से SWD अप्लाई करते हो। वेराज जो कोप्लेनर, क्रॉस फायर या कॉन्ट्राप्लेनर वाले मेथड होते हैं, ये कब यूज़ करते हैं? जब हम कैपेसिटिव वाला मेथड, कैपेसिटर वाला मेथड यूज़ करते हैं SWD में। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो केबल है, ऑप्शन नंबर डी, वो तो आंसर नहीं होने वाला। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे कि हम कैपेसिटर फील्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं और हमें हीट करना है डीपली प्लेस्ड स्ट्रक्चर को। तो इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा? तो अगर इन तीनों में कंपैरिजन करें तो आपका क्रॉस फायर वाला मेथड है, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू प्रोवाइड हीटिंग टू द डीपर प्लेस्ड स्ट्रक्चर्स विद द कैपेसिटर फील्ड मेथड। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रॉस फायर मेथड। Now 9th question is, the absorption of ultrasound is maximum in which tissue among these 4? Skin, muscle, fat and bone. तो अल्ट्रासाउंड का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किस टिश्यू में होगा? सो आंसर है विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा अल्ट्रासाउंड का एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स। Next question is, a patient with a cardiac pacemaker suffers from shoulder pain and stiffness. Which of the following modality would not be indicated? अब एक पेशेंट है, उसको अभी कार्डियक पेसमेकर लगा है, तो इनमें से कौन सी मोडालिटी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? यहाँ हम नहीं देंगे, वुड नॉट बी इंडिकेटेड। हॉट पैक, SWD, अल्ट्रासाउंड या नन ऑफ द अबव? तो देखो हॉट पैक तो एक सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटी है, तो वो हम इजीली दे सकते हैं। और जो अल्ट्रासाउंड है वो भी हम शोल्डर के ऊपर दे सकते हैं क्योंकि लोकलाइज्ड इफेक्ट आएगा इसका, ठीक है। SWD however is contraindicated, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, SWD यानी कि शॉर्ट वेव डायथर्मी। क्यों? क्योंकि इसका एक मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि कोई भी मेटल इम्प्लांट अगर है तो SWD विल नॉट बी गिवन। तो मेटल इम्प्लांट, इम्पैक्ट लिख रही हूँ, इम्प्लांट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है। तो अगर पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है, मेटल इम्प्लांट है, तो SWD इज ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज SWD. So I hope guys you find this video helpful and interesting, and for more such informative videos do like, share and subscribe to my channel.